अगला हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है ब्रिटेन की दलीय प्रणाली के बारे में। ठीक है कि ब्रिटेन में जो दल प्रणाली है वो किस प्रकार की है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना जरूरी होता है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं वो लोग मिलकर क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, इसीलिए दलों का होना जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक दल जनमत तैयार करता है और वे सरकार बनाने या चलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है भाई, राजनीतिक जो दल होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, वो जनता के द्वारा चुने गए लोगों को क्या करते हैं भाई, तैयार करते हैं। ठीक है, सरकार बनाई जाती है और उसके बाद उन लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। ब्रिटेन में संसदीय सरकार है, जहाँ चुनाव में जिस दल को बहुमत मतलब मेजॉरिटी मिलती है वह वही सरकार बनाता है। ठीक है, जो भी दल है जिसको आप कहें कि ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, सीट्स मिलती हैं, वो दल सरकार बनाता है, बाकी विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। इसलिए ब्रिटेन की राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। ब्रिटेन में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बिना दलों के संभव नहीं है। ब्रिटेन की हम बात करें तो प्रमुख रूप से दो बड़े राजनीतिक दल हैं। पहला आता है अनुदारवादी दल, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी, और फिर दूसरा आता है लेबर पार्टी मतलब श्रमिक दल। हालांकि कुछ और भी दल मौजूद है, पर इन दो दलों का राजनीति में सबसे अधिक प्रभाव है और इन्हीं के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहता है। ठीक है भाई, अनुदारवादी दल मतलब कंजर्वेटिव पार्टी और उसके बाद श्रमिक दल जो आता है वो लेबर पार्टी, यही दो दल घूमते रहते हैं। ठीक है, अपने अपने टाइम पीरियड पे, और इन्हीं चुन चुन के सरकार बनवाई जाती है। आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स चालू हो जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल के बारे में हम यहाँ पे पॉइंट्स में और चीजें कवर करते हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटेन के राजनीतिक दल का आप कहें विवरण दीजिए, राजनीतिक दलों का विवरण दीजिए, तो आपको ये बताना होगा पहले दल कौन कौन से हैं, उसके बाद कि भाई दलों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, और दल वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीजें। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की शुरुआत चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में हुई। उस समय स्टुअर्ट काल में जब राजा और संसद के बीच अधिकारों का संघर्ष चल रहा था, तब जनता दो भागों में बट गई थी। ठीक है, अब देखिए, चार्ल्स जो द्वितीय है, चार्ल्स सेकंड के द्वारा मतलब जो उनका शासनकाल था, उस समय राजनीतिक दलों की जो शुरुआत है वो हुई थी। ठीक है, उस समय स्टुअर्ट काल में, स्टुअर्ट का जो काल था उसमें राजा और संसद के बीच में क्या चल रहा था, अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा था कि भाई कौन से अधिकार राजा के पास रहेंगे, कौन से अधिकार उसके पास संसद के पास रहेंगे। इस चीज को लेकर संघर्ष चल रहा था, तो जनता क्या हुई, दो भागों में बट गई थी। राजा के समर्थक कहलाए, ठीक है, कैविलियर्स, और जो संसद के समर्थक कहलाए राउंड हैंड्स। ठीक है, राउंड हैंड्स कहलाए सब जो कि संसद को मानते थे, और कैविलियर्स वह लोग कहलाए जो कि राजा का समर्थक करते थे। बाद में विलियम तृतीय मतलब विलियम थर्ड आए। विलियम थर्ड के शासनकाल में ये दो दल विंग्स और टोरी के नाम से पहचाने गए। ठीक है, टोरी दल कौन सा होता था, जो राजा और चर्च के अधिकार बनाए रखने का पक्षधार था। टोरी दल मानते थे कि भाई राजा के पास पावर होनी चाहिए और चर्च के अधिकार जो है वो उनके पास होने चाहिए। पर अगर हम वही बात करें तो विंग्स की, तो राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला जो पक्ष, ऐसा पक्ष जो कि चाहता था कि राजा के पास जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हो। ठीक है, संसद के पास पावर हो बट राजा के पास पावर लिमिटेड हो, उस दल को कहा गया विंग्स दल। 1832 में सुधार अधिनियम के बाद इन दलों को एक नाम दिया गया। ठीक है, नाम क्या दिया गया, टोरी दल बन गया अनुदारवादी अनुदारवादी और विंग्स दल बन गया उदारवादी। ठीक है, ये जो बन गए थे। जैसे जैसे सुधार होते गए मजदूर वर्ग को भी वोट देने का अधिकार मिला। अभी इससे पहले क्या था कि भाई राजा का जब शासन चल रहा था, ठीक है, तो मजदूर वर्गों को काफी हद तक वोट देने का अधिकार नहीं था, बट जैसे जैसे सुधार हुए, चीजों में चेंजेस आया, तो मजदूरों को भी वोट देने का अधिकार मिला। 1906 में श्रमिक दल मतलब लेबर पार्टी का गठन हुआ और इसने 1924 में पहली बार अपनी सरकार बना ली। इसके बाद श्रमिक दल ने उदारवादी दल की स्थान ले लिया। ठीक है, श्रमिक दल ने क्या करा, उदारवादी जो दल था उसका स्थान ले लिया। और उदारवादी दल कौन सा था, वो था विंग्स दल, जो कि क्या मानता था कि राजा के पास पावर लिमिटेड होनी चाहिए। तो अब ब्रिटेन में केवल दो ही दल रह गए थे, एक जो कि अनुदारवादी दल था जिसको कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा गया, और दूसरा जो न्यू दल बना वो बना लेबर पार्टी का। ठीक है, तो अब दो दल थे जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, अनुदारवादी दल और फिर श्रमिक दल। ठीक है, तो 1924 में श्रमिक दल ने पहली बार अपनी सरकार बनाई। ठीक है, अब ब्रिटेन में दो प्रमुख दल रह गए थे जो कि था अनुदारवादी और श्रमिक दल।
ठीक है, इन्हीं के बीच में सत्ता का आदान प्रदान होता रहता था। तो ये थी शुरुआत, किस प्रकार से दलों की शुरुआत हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि क्या बात करता है, ब्रिटिश दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, ब्रिटिश में जो दलीय प्रणाली है उसकी विशेषताएं। पहला है द्वितीय प्रणाली, मतलब टू पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन में शुरू से ही दो मुख्य दल रहे हैं। पहले कैविलियर्स और राउंड हैंड्स थे, फिर विंग्स और टोरी हो गए, और उसके बाद उदारवादी और अनुदारवादी हो गए थे। ठीक है, अब अनुदारवादी और श्रमिक दल मुख्य भूमिका में है। अनुदारवादी कंजर्वेटिव पार्टी, और उसके बाद फिर श्रमिक दल वाला लेबर पार्टी, ये जो थे। ठीक है, तो हमेशा से ही दो दलों का सिस्टम चला आ रहा था। फिर दो दलों के सिस्टम के बाद आया आगे कठोर दलीय अनुशासन। ठीक है, ये हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि दलीय प्रणाली की विशेषता। तो दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, कठोर दलीय अनुशासन, स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन। ब्रिटेन के दल बहुत ही संगठित और अनुशासित होते हैं। दलों के सदस्य निर्देशों का पालन करते हैं, जिससे सरकार स्थिर बनी रहती है। ठीक है, देखिए नॉर्मल सी बात है कि भाई, जो अगर हम यहाँ पे इंडिया के नॉर्मल उदाहरण लेके बात करें, तो यहाँ पे जो पार्टीज है ना, हो सकता है उनमें के दल में जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना कुछ करें। ठीक है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपने मन की करने लग जाते हैं। एक समय बाद जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो अपने मन की करने लग जाते हैं, मेंबर्स को कोई नहीं रोक सकता। बट वहीं अगर हम ब्रिटेन का देखें ना, तो कठोर दलीय अनुशासन पर है, मतलब स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन। जिस व्यक्ति को जो निर्देश दिया गया है वह व्यक्ति वही काम करेगा। ठीक है, इसीलिए सरकार स्थिर बनी रहती है। सरकार में कोई, मतलब जब तक सरकार का टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक सरकार स्थिर बनी रहती है, सरकार टूटती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है कि संगठित है और अनुशासित है, अनुशासन बहुत टाइट है। ठीक है, दलों दलों के सदस्य निर्देशों का पालन करते हैं और सरकार स्थिर बनी रहती है। तीसरा जो विशेषता बताई गई है वो है नेतृत्व का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। यहाँ नेता के व्यक्तित्व पर पूरा दल और शासन व्यवस्था निर्भर होती है। ठीक है भाई, कौन सा नेता पार्टी को लीड कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी पार्टी कितनी अच्छी परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो नेता के व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनैलिटी पर पूरा का पूरा दल और वहां की जो शासन व्यवस्था है निर्भर करती है। अच्छे नेतृत्व को विशेष महत्व यहाँ पे दिया जाता है। चौथा जो विशेषता बताई गई वो बताई गई केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन। ब्रिटेन का भूगोल छोटा है और जनसंख्या में समानता है, इसलिए वहां के राजनीतिक दलों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, मतलब टेंडेंसी होती है। दल का नेता पूरे दल पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। ठीक है, देखिए छोटा देश है, ठीक है, वहां पे पार्टी भी छोटी है, तो इजी है एक एक व्यक्ति को आप कहें कि मतलब पूरे दल के ऊपर नियंत्रण करना। अगर हम वहीं भारत की बात करें तो भारत एक बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पे पार्टी, यहाँ पे बहुत सारे, एक तो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भाई फिर पार्टी हो गई, पार्टी में मेंबर्स हो गए, बहुत सारे मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो हर एक मेंबर के साथ आप कहें कि प्रभावशाली आपका नियंत्रण रहे मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मेनली कुछ मेंबर्स कभी कभार अपने मन की करने लग जाते हैं, कभी कभार पार्टी छोड़ दी, कभी कभार किसी अन्य की पार्टी ज्वाइन कर ली, इस प्रकार की चीजें भी देखी गई है। और अपने मन का मतलब है कि वो अपने अधिकारों का भी गलत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रिटेन की बात करी जा रही है, तो भूगोल छोटा है, मतलब जमीन छोटी है, जनसंख्या में समानता है। ठीक है, और दल छोटा है, तो एक नेता दल के सभी जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी भाई, 4 पॉइंटों में हमने जो ब्रिटिश दलीय प्रणाली थी उसकी मुख्य विशेषताओं की बात करी। ब्रिटिश दलीय प्रणाली के बारे में हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो कवर करता है कि वर्तमान में जो ब्रिटेन में मुख्य राजनीतिक दल हैं उनके बारे में, जो कि हमने ऊपर थोड़ा थोड़ा और भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, ये कैविलियर्स और जो राउंड हेड्स थे उनके आगे जाके नाम बदल जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में, और वही चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारा पहला दल है जिसका नाम है अनुदारवादी मतलब कंजर्वेटिव पार्टी, इसे पहले क्या कहा जाता था, टोरी दल कहा जाता था। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि जितने भी पारंपरिक रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है, उन रीति रिवाजों को और उन सोच को क्या बनाए रखना और सत्ता प्राप्त करके शासन चलाने की काम करना। ठीक है, इस ये जो हम कहे दल है, इसके मुख्य विचारधाराएं और सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। पहला क्या है, पारंपरिक ढांचे की रक्षा। यह दल समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहता था, जितने भी पुराने रीति रिवाज है उन सबको बनाए रखने का काम इस दल का था। दूसरा, पूंजीवाद का समर्थन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का क्या है, पक्षधार है। ब्रिटिश क्या है भाई, यहाँ पे साम्राज्यवाद व्यवस्था को भी माना जाता है, मतलब जो विचारधारा है, और पूंजीवादी जो विचारधारा है उसे भी माना जाता है। तो क्या कहा गया कि भाई ये जो है ब्रिटिश की शासन प्रणाली है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का एक मिश्रण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि आर्थिक हस्तक्षेप के खिलाफ। यह सरकार द्वारा आर्थिक मामलों में अधिक दखल देने के खिलाफ है और निजी संपत्ति के अधिकार में विश्वास रखता है। ठीक है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है एक प्रकार से हम ये कहें, तो ये क्या कहता है, यह सरकार द्वारा आर्थिक मामले
कोई भी आप कह सकते हैं कि एक देश के जो आर्थिक रूप से जो मामले होते हैं उन मामलों में सरकार के दखल अंदाजी के खिलाफ है, और क्या मानता है कि निजी संपत्ति जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है उसके अधिकार होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास। इस प्रकार की चीज का ये विश्वास करता है। ठीक है, फिर आगे देखें तो मुक्त व्यापार का समर्थन, व्यापार को खुला और बिना रोक टोक चलाने का समर्थक है। कंजर्वेटिव पार्टी मानती है कि जो व्यापार व्यवस्था है वो खुली होनी चाहिए, ठीक है, मुक्त होनी चाहिए, उस पर भी सरकार की या किसी अन्य संस्था की कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये उसका समर्थन करता है। अगला पॉइंट आता है कि उपनिवेशों की स्वतंत्रता का विरोध। यह उपनिवेशों को आजादी देने के खिलाफ रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती थी कि मतलब ब्रिटिश ने जितने भी देशों पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, जितने भी देशों की जो शासन व्यवस्था है अपने हाथ में ले रखी है, उनको आजादी ना दी जाए। उदाहरण के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती थी कि मेनली अगर हम उदाहरण लें कि भारत में जो आज भारत जो है एक प्रकार से इंडिया, ठीक है, वो आजाद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी ये उस समय मानती थी, वो चाहती थी कि भाई उपनिवेश 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 का मतलब क्या है कि एक देश अन्य देश पे जाके वहां पे कब्जा कर रहा है, परंतु कब्जा एक प्रकार से ताकत का या फिर आर्मी का यूज करके नहीं, वहां जाके वहां की व्यवस्थाओं को समझ के फिर वहां की सारी सत्ता अपने हाथ में लेने का। तो उपनिवेश शासन के आजादी के खिलाफ था। ठीक है, जन कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन, हालांकि राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार का विरोध करता है और जन कल्याण की योजनाओं का समर्थन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो दल है कंजर्वेटिव पार्टी, ये मेनली हालांकि राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार का विरोध करता है। भाई राज्य क्या करना चाहिए, ये किस चीज का विरोध करता है, ये विरोध करता है कि राज्य का जो काम करने का क्षेत्र है कि भाई राज्य इन इन क्षेत्रों में काम करेगा, उस चीज का विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र या काम अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए, इस चीज का ये विरोध करता है। परंतु जन कल्याण मतलब जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनका समर्थन ये करता है। अब हम देखें तो हमारा जो संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है कंजर्वेटिव पार्टी का। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम कहें तो अनुदारवादी जो दल है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो पहले अगर हम उसके अंगों की बात करें तो उस पार्टी में कई सारे अंग आते हैं। नेशनल यूनियन, दलीय संगठन, सभापति, ठीक है, उसके बाद संसदीय दल और नेता, फिर प्रांतीय परिषद और आखिर में आता है निर्वाचन क्षेत्र संघ। ये सारे के सारे उसके अंग हैं। ठीक है, नेशनल यूनियन की बात करें, नेशनल यूनियन जो कि उसका एक अंग है, वो क्या है, यह अनेक निर्वाचन संघों और प्रांतीय परिषदों का समूह है। नेशनल यूनियन के अंतर्गत बहुत सारे जो निर्वाचित संघ है, मतलब संघ के इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक संघ जिसमें कई सारे लोग चुनकर बैठे गए हैं, ठीक है, जिनको चुना गया और वो उस संघ में जुड़े हुए हैं वो लोग, उनका एक ग्रुप, और फिर प्रांतीय परिषद का एक समूह, ये सारे के सारे मिलकर एक नेशनल यूनियन की तैयारी करते हैं, मतलब उसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कार्यकारिणी समिति एक शासकीय निकाय है। ठीक है, एक प्रकार से हम ये कहें कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें जो काम करा जाता है उसके लिए पूरी की पूरी एक समिति बनाई गई है, कार्यकारिणी समिति, ठीक है, जिसका शासकीय निकाय है। आगे देखें अगले पॉइंट को, तो यह मतलब दल का नेता बहुत शक्तिशाली होता है और चेयरमैन केंद्रीय कार्यालय का प्रमुख होता है। अब कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो जो दल का जो नेता होगा ना, वो एक तो पावरफुल होगा, ठीक है, दूसरा उसमें एक चेयरमैन की पोस्ट होती है। चेयरमैन केंद्रीय कार्यालय का प्रमुख होता है, मतलब सेंटर में जो कार्यालय है उसके जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो होगा वहां का चेयरमैन। ठीक है, और पूरे के पूरे दल में जो दल का नेता होगा सबसे बड़ा, ठीक है, एक होता है ना कि भाई पोस्टें होते हैं, उसके बाद मेंबर्स होते हैं, उसके बाद एक नेता आता है जो कि सबसे टॉप पे होता है, वो सबसे पावरफुल इसमें बताया गया है। नेता का चुनाव की बात करें तो दलीय सदस्य, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, अनुदारवादी उम्मीदवार और नेशनल सदस्य करते हैं। ठीक है, दल का जो नेता है, ठीक है, नेता का चुनाव कौन करता है, कई सारे लोग मिलकर करते हैं, जैसे दल के जो सदस्य हैं वो, फिर जो कार्यकारिणी समिति है वो, उस कार्यकारिणी समिति के जो लोग हैं वो, फिर अनुदारवादी के जो उम्मीदवार हैं जिनको चुना गया है कि भाई ये उम्मीदवार ये जीत के आ सकता है पार्टी में, तो वो लोग, और आखिर में नेशनल यूनियन के सदस्य, ये सारे लोग मिलकर किसका चुनाव करते हैं, नेता का चुनाव करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। नीति निर्धारण की बात करें तो दल की नीति दल का नेता तय करता है और वह चेयरमैन को नियुक्त करता है। ठीक है, दल का भाई नीति निर्माण, दल की अगर कोई नीति बनाई जा रही है दल के लिए, ठीक है, नीतियां बनाई जा रही हैं, तो वो दल का मेन नेता बनाएगा और चेयरमैन को भी वही नेता नियुक्त करेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति केंद्र में रहेगा और केंद्रीय कार्यालय का देख रेख करेगा, वो है चेयरमैन। ठीक है, उसको भी मेनली कौन नियुक्त करता है, नेता ही नियुक्त करता है। अब हो गया हमारा कंजर्वेटिव पार्टी। अब हम लेबर पार्टी के बारे में देख लेते हैं कि जो श्रमिक दल है, इसका गठन 19वीं शताब्दी के अंत में ट्रेड यूनियन आंदोलन से हुआ था। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है श्रमिक यूनियन, तो जो यूनियन ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था उसके बाद कई लोगों ने मिलकर श्रमिक दल की जो हम कहे कि नींव रखी थी। 1899 में ट्रेड यूनियन और समाजवादी संगठनों ने मिलकर श्रमिक प्रतिनिधि समिति बनाई थी। 1899 में क्या करा था, ट्रेड यूनियन
के लोगों ने मिलकर और समाजवादी जो संगठन थे इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था श्रमिक प्रतिनिधि समिति। ठीक है, जो कि 1906 में श्रमिक दल बन गई थी। पहले इसका नाम था श्रमिक प्रतिनिधि समिति और उसके बाद 1906 में उसका नाम बदल के कर दिया गया श्रमिक दल मतलब लेबर पार्टी। 1918 में इसका संविधान बना जो आज भी लागू है। ठीक है, जो लेबर पार्टी है 1918 में उसका एक संविधान तैयार किया गया। ठीक है, और वो संविधान आज भी लागू है। अगर आज भी वो पार्टी श्रमिक दल उस संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रही है। नीतियां और कार्यक्रमों की बात करते हैं तो भाई जब बनाई गई थी पार्टी तो उसके लिए कुछ नीतियां तय की गई थी, उसके कुछ काम तय किए गए थे, तो ये उनके लिए है। पहला पॉइंट क्या बताता है लेबर पार्टी के बारे में कि समाज में बदलाव। यह दल ब्रिटिश समाज में व्यापक बदलाव चाहता था, जो श्रमिकों को उनके काम का पूरा लाभ मिले तभी मिले, सभी को उत्पादन वितरण और विनिमय के साधनों में समान भागीदारी मिले। ठीक है, ये जो पार्टी थी लेबर पार्टी ये चाहती थी कि समाज में एक मेनली बदलाव आए और वो बदलाव मेनली किन लोगों के लिए हो, वो हो श्रमिकों के लिए जो कि लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पूरा का पूरा लाभ मिले जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सभी को उत्पादन मतलब प्रोडक्शन वितरण और विनिमय के जो साधन है इन चीजों में उनकी भागीदारी हो। ठीक है भाई, अगर उत्पादन हो रहा है तो उसमें भागीदारी हो, वितरण हो रहा है तो उसमें भागीदारी हो, और अगर विनिमय हो रहा है किसी चीज का लेन देन हो रहा है तो उन चीजों में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि लोकतंत्र और समाजवाद। यह लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद स्थापित करना चाहते थे जहां संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती थी कि भाई जो संपत्ति है वो मेनली लोगों के पास होनी चाहिए, बट कुछ लोगों के पास, क्या कहने का मतलब है कि भाई जिनके पास है हैवी है, एक प्रकार से कहें कि हैवी प्रॉपर्टी है, अच्छे खासा पैसा है, उन लोगों के पास रहना चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी वो चाहती थी। परंतु जब लेबर पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये चाहते थे कि संपत्ति केवल गिने चुने लोगों के पास ना हो, संपत्ति हो जनता के पास, पूरे देश में जो जनता है उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के पास। और वो ये चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाए लोकतांत्रिक तरीकों के से। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाए, इस चीज को लेबर पार्टी मानती थी। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन। बड़े उद्योग और व्यवसायों को सरकार के अधीन करना चाहते थे। लेबर पार्टी चाहती थी कि भाई जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, ठीक है, ये मेनली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, अगर आप रूस के बारे में यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे सोवियत संघ में, तो ये कॉन्सेप्ट वहां का है कि मेनली एक प्रकार से कहें तो सरकार के पास जितने भी बड़े उद्योग हैं या फिर कहें कि पूरे देश में जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे सरकार के नियंत्रण में थे। तो ये समाजवादी पार्टी का एक, आप कह सकते हैं कि एक आइडिया था। ठीक है, तो जितने भी बड़े उद्योग हैं या व्यवसाय हैं वो सब सरकार के अधीन होने चाहिए। सरकार हर एक चीज पर अपना जो एक प्रकार से कहें ना कि उस पर निर्णय ले सकती है, उस चीज पर, ठीक है, अधिकार जमा सकती है। तो ये होना चाहिए था, ये लेबर पार्टी मानती थी। फिर सामाजिक समानता की बात करें तो समान शिक्षा, संपत्ति और हर व्यक्ति को बराबर की अवसर देने के पक्षधर थे। लेबर पार्टी चाहती थी कि भाई समान शिक्षा हो, एजुकेशन जो हो वो इक्वली मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, संपत्ति और हर व्यक्ति के पास संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत ज्यादा ही होनी चाहिए, बट यस सबके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही अमीर है, इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए समाज में। वो लोग ये चाहते थे और साथ के साथ वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को बराबरी के अवसर मिले। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो जॉब के सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर हो, उन सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या बताता है लेबर पार्टी के बारे में, वो बताता है कि आधुनिक दृष्टिकोण। यह दल अब वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण मतलब लिबराइजेशन के तहत आर्थिक सुधारों का समर्थन करती थी। जो लेबर पार्टी थी वो मानती थी कि भाई वैश्वीकरण को अपनाया जाना चाहिए और उदारीकरण को अपनाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आर्थिक रूप से सुधार आएंगे समाज के अंतर्गत। तो ये 5 पॉइंट क्या बताते हैं, ये 5 पॉइंट ये बताते हैं कि लेबर पार्टी की क्या नीतियां थी और उन्होंने किस प्रकार के काम को करने के लिए उसको बनाया गया था। आगे देखें, हम संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो भाई लेबर पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था, इस चीज को समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है कि श्रमिक दल का ढांचा संघीय है और इसमें कई संगठित संगठन शामिल थे। ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा संघ है श्रमिक दल, उसमें कई सारे संगठन शामिल है। इसमें क्या आता है, श्रमिक संघ आता है, पेबियन सोसाइटी आती है, समाजवादी वकीलों की सोसाइटी आती है, उसके बाद आती है श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा। ये 4 प्रकार के जो संघ है ये आते हैं इसके अंतर्गत। फिर अगला पॉइंट क्या बताता है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर संचालन श्रमिक दल सम्मेलन करता है। अगर हम कहें कि नेशनल लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालन है वो कौन करता है, श्रमिक दल सम्मेलन करता है मेनली। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताता है कि सम्मेलन में अलग अलग इकाइयों से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। ठीक है भाई, देखिए सम्मेलन में क्या होता है, जब सम्मेलन होता है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग इकाइयों की जनसंख्या। भाई देश बड़ा है, ठीक है, हर एक क्षेत्र से जनसंख्या से क्या आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, जो लोग चुनकर, जनता के द्वारा चुनकर आए जाते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, सम्मेलन के अंतर्गत। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति दल की नीतियां बनाती है और केंद्रीय कार्यालय का संचालन करती है। सेम ऐसा कंजर्वेटिव पार्टी में भी था कि भाई राष्ट्रीय
कार्यकारिणी समिति बनाई गई, ठीक है, जो कि नीतियां तैयार करती है और केंद्रीय कार्यालय को संचालन करती है कि भाई केंद्रीय कार्यालय किस प्रकार से काम करेगा, इस चीज की देखरेख भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो समिति है वो करती है। फिर अगला पॉइंट क्या बताता है कि यह समिति भी दलीय सम्मेलन के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, देखिए मेनली ये मान लीजिए कि जो एक प्रकार से हम कहें कि जो श्रमिक पार्टी है ना या श्रमिक दल है, वो मेनली बना है या फिर उसमें जो लोग बैठते हैं वो चुने जाते हैं श्रमिक दल सम्मेलन के आधार पर। ठीक है, और यह समिति जो है, जो कार्यकारिणी समिति है, ये भी मेनली दलीय सम्मेलन के जो निर्देश होते हैं उसके आधार पर काम करती है, उनके द्वारा बताई गई जो नीतियां हैं उनके आधार पर काम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताता है कि इस दल का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमर्था मतलब डिसेबिलिटी का सामना ना करना पड़े। जो श्रमिक दल है वो ये मानता है कि भाई व्यक्ति जब पैदा होता है और जब तक वो मर नहीं जाता उस समय के बीच में, ठीक है, मतलब जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसके बीच में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उस व्यक्ति को कोई भी आप कहें कि असमर्थता फेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फेस ना करनी पड़े, इसीलिए ये व्यक्ति जो पार्टी है ये काम करती है। इतना हो गया, हमारा जो दो दल के बारे में था वो हमने बात कर ली।